नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ से हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, प्लेटो और अरस्तु। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में हम शुरुआत से ले रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जब देखें तो प्राचीन कौटिल्य जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक था, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये था कैसा? ये यथार्थवादी विचारक था, कूटनीतिक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। मतलब पॉलिटिकल को, राजनीति को जो है वो आदर्शवाद में नहीं देखता था, वो प्रैक्टिकल करके देखता था। और उसने प्रैक्टिकल किया भी, सब जानते हैं। उसने जो है चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था, ठीक है, ये सब हम जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो कौटिल्य उस प्रैक्टिकली बिहेव के आधार पर ही कौटिल्य ने जो है सम्राट चंद्रगुप्त का निर्माण किया था, उसको बनाया था, ठीक है। कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये इसके अन्य नाम हैं, सब जानते हो आप, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। कौटिल्य की प्रमुख कृति अर्थशास्त्र है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जैसे सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हर विषय पे इसके अंदर लिखा गया अर्थशास्त्र में, लेकिन इसका मूल विषय जो था वो था दंडनीति, ठीक है। और दंडनीति का मतलब है राजनीति, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य विषय दंडनीति था और इसका संबंध राजनीति से था, ठीक है। मुख्य विषय क्या था? दंडनीति, और दंडनीति का संबंध किससे होता है? राजनीति से। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र की हस्तलिखित पांडुलिपि। अभी मिली कहाँ से? ये किताब कहाँ से मिली अर्थशास्त्र में? ये पांडुलिपि 1905 के अंदर तंजौर के एक ब्राह्मण को मिली थी। अब कहाँ से मिली, कैसे मिली, इसकी बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तंजौर के ब्राह्मण को प्राप्त हुई थी। उसका प्रथम संस्करण 1909 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ। 1905 में मिली और 9 में उसका प्रिंटिंग हो गई। कौटिल्य ने के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या रखना है? 15 तो अधिकरण, अधिकरण कितने? 15। 180 क्या है? प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक, ये फैक्ट। और एक महत्वपूर्ण बात और कि जो कौटिल्य था वो यथार्थवादी विचारक था और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। ये 2 बातें आपको और ध्यान रखनी है। और एक साधारण सा प्रश्न सबको मालूम है कि अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र से ही न होकर के, अर्थशास्त्र से भी था, सबसे था, लेकिन राजनीति से प्रमुख रूप से इसका संबंध रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कौटिल्य के प्रमुख और पहले सिद्धांत की, जिसका नाम है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत का मतलब कि राज्य के 7 अंग हैं, और जब अंग की बात आती है तो इसका मतलब राज्य क्या है? एक शरीर है। तो कौटिल्य है, उसने एक महत्वपूर्ण बात दी, और वो थी राज्य को सावयव माना, राज्य को आंगिक रूप में स्वीकार किया, राज्य के अंग माने, अवयव माने, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौटिल्य मनु की भांति राज्य को सप्तांग सिद्धांत, मनु ने और कौटिल्य दोनों ने क्या माना था? अंग माने थे, कि रचना करता है। अतः राज्य के सावयव सिद्धांत का समर्थक है कौन? कौटिल्य। और मनु भी था, ठीक है, अवयव मानता था, अंग मानता था राज्य के, ठीक है। और वो अंग थे कितने? 7, ठीक। राज्य की उत्पत्ति के समय में हॉब्स लोग रूसो की भांति सामाजिक संविदा अथवा समझौते का सिद्धांत का वो समर्थन करते हुए वो ये बात कहता है, उसने कहा कि समझौता हुआ, ठीक है, किसके तहत? वो देखता है हॉब्स लोग रूसो इनकी तरह ये समझौता सिद्धांत का समर्थक है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? समझौते से, ये बात मानता है कौन? कौटिल्य। ध्यान रहे, मनु नहीं मानता है। मनु राज्य की उत्पत्ति जो है वो राजा से उत्पन्न, ईश्वर से राजा को दिया गया दायित्व मानता है, ठीक। अगली बात आती है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण से पहले अध्याय में राज्य के निम्नलिखित 7 अंग बताए। तो अब पहली बात ये आती है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि सप्तांग सिद्धांत दिया कहाँ, अर्थशास्त्र में कहाँ लिखा? तो 6ठा तो अधिकरण, 6ठे अधिकरण के अंदर जो है वो उसने बताया, और उसके 7 अंग बताए 6ठे अधिकरण के पहले अध्याय में। 6ठा अधिकरण उसके पहला अध्याय, 6वां अधिकरण और उसमें पहला अध्याय, ध्यान रखना, ठीक है। 6ठे अधिकरण में पहले अध्याय के अंदर 7 अंग बताए। वो 7 अंग है, पहला राजा, दूसरा अमात्य। अभी ये थोड़ा सा क्रम से ध्यान रखना भाई, ये क्रमानुसार ही दिया था, ठीक है ना। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोश, दंड, मित्र, ठीक है ना। ये क्रम से है, याद रखने आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि इधर उधर दे दिए, 7 थे तो ऊपर सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सबसे पहला राजा इंपॉर्टेंट, फिर अमात्य, फिर जनपद, ऐसे क्रम से जो है इंपॉर्टेंसी इनकी, सबसे पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए क्रम याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, साधारण सी बातें हैं, इतना ध्यान रखना। सप्तांग सिद्धांत यानी
राज्य के अंग है मतलब सावयव सिद्धांत है, यानी राज्य की उत्पत्ति उसने अवयवों के, यही कह सकते हैं जो मनुष्य के रूप, जैसे मनुष्य उत्पन्न होता ना वैसे उत्पन्न मानी। और एक चीज और उसने मानी थी, वो था समझौता। समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है और राज्य के होते हैं अंग। ठीक, ये दो बातें ध्यान रखना। उत्पत्ति कैसे हुई? समझौते से। और राज्य क्या है? आंगिक सिद्धांत, यानी अंग होते हैं राज्य के, और वो कितने हैं? 7। और ये क्या है? वो 7 जिनको क्रम से आपको याद रखना है। अब देखते हैं अपन वो 7 अंगों में पहला अंग कौन सा? राजा। राजा जो है उसकी बात करें तो कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा अथवा स्वामी को सबसे ऊंचा स्थान दिया। पहला स्थान मैंने कहा क्रम से दिया था, तो सबसे पहला स्थान दिया। उसे महर्षि बताया, देवीय रूप बताया। ठीक है, ईश्वर का रूप उसने स्वीकार कर लिया कि भाई समझौते से राजा बना, वो राजा जो बन गया ना वो भी ईश्वर है, वो महर्षि है। ठीक है, इस प्रकार उसको स्वीकार किया। राजा की शिक्षा पर बल देते हुए कहता है कि जिस प्रकार गुण लगड़ी, अब वो कहता है कि राजा शिक्षित होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए? तो वो कहता है क्यों होना चाहिए? तो वो कहता है कि जिस प्रकार से गुण लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार राजकुल के राजकुमार अगर शिक्षित नहीं होंगे ना तो राजकुल जल्द नष्ट हो जाएंगे। मतलब वो ऐसे कह रहा है, कौन? कौटिल्य। वो कहता है कि शिक्षा बहुत जरूरी राजा के लिए। अगर किसी राजभवन में या किसी राज परिवार के अंदर कोई राजकुमार अगर पढ़ता नहीं है ना, तो मान लो कि जैसे लकड़ी के गुण लग के लकड़ी समाप्त होती है, वैसे वो राजकुल भी एक तरह से गुण लग चुका, बिना पढ़ा लिखा राजकुमार गुण है वो लग चुका, और वो जल्दी उस राज्य को नष्ट कर देगा, उस राजवंश को नष्ट कर देगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पहली बात, राजा महर्षि देवी है, पहली बात। दूसरी बात, राजा को शिक्षित होना चाहिए। तीसरी बात, कौटिल्य के अनुसार राजा को महाकुलीन, देवी बुद्धि संपन्न, धैर्यवान, दूरदर्शी, सत्यवादी, मतलब जितने गुण होते हैं ना सारे अंडरलाइन करके याद रखना, सब होने चाहिए। अवगुण कोई नहीं होना चाहिए, राजा है ये। ठीक है ना, तो सारे गुण होने चाहिए इस पे। ये बात जो है निश्चित रूप से होगी। अब देखते हैं राजा के संबंध में और क्या कहा कौटिल्य ने। कौटिल्य ने राजा को निरंकुश नहीं, ध्यान रखना, कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। ठीक है, कौटिल्य ने राजा को के ऊपर कुछ विशेष रूप से अंकुश लगाए हैं। ये कुछ पॉइंटेड की बातें हैं, इनको ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है, ऐसे देखो कौटिल्य भारतीय राजा है तो निरंकुश, ऐसा नहीं है। हर चीज को बहुत ध्यान से देखना है। कौटिल्य राजा को क्या नहीं बनाता? निरंकुश नहीं बनाता। कौटिल्य राजा पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाता है। सबसे पहला प्रतिबंध है शिक्षा ग्रहण करना। राजा को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नंबर 2, धर्म संबंधी पालना करनी पड़ेगी, धर्म को मानना पड़ेगा राजा को। तीसरा, कौटिल्य राजा के दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम 24 घंटे, जो पूरा 24 घंटा ना उसका पूरा शेड्यूल उसने बनाया। किसने? कौटिल्य ने। किसका? राजा का। कैसे? 16 घड़ियों के अंदर उसने पूरे राज्य, पूरे जो काम है ना उसको पूरे कितने भागों में बांट दिया? 16 घड़ियों में बांटा। प्रत्येक घड़ी में 1.5 घंटा होगा। ठीक है ना, 1.5 × 16 = 24, ऐसे करके उसने टाइमिंग बांट दी। मतलब 1.5 घंटे की एक घड़ी होगी। ठीक, एक बार वेट तभी कहा जाता है पढ़ाई में भी कि जब एक बार पढ़ो तो कम से कम 1.5 घंटे तो जरूर पढ़ो, एक घड़ी तो पढ़ना ही पड़ेगा तभी जाके पार पड़े। तो 1.5 घंटे की घड़ी बनाई थी उसने। ये ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकते हैं सीधे कि कौटिल्य ने घड़ी कितने समय की बताई? 1.5 घंटे की। ठीक, 16 घड़ियां होती है फिर वो, और वो कितनी हो गई? 24 घंटे। ठीक, कौटिल्य के अनुसार प्राय बछड़े सहित गाय, मतलब जब राजा उठे ना तो उठते ही क्या करे? तो उठते वो क्या करेगा कि बछड़े सहित गाय, मतलब ऐसी गाय जिसकी बछड़ा है। ठीक है, उसकी परिक्रमा करेगा। राजा अपनी दिनचर्या प्रारंभ करेगा, भाई बछड़े और गाय के चक्कर काट करके उसकी पूजा करके और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करेगा। इस प्रकार राजा का पद एक तपस्वी के समान होगा। भगवान दास केला, ये एक विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, उसे बारकर वो थे ना वहाँ पे, उनकी तरह ही है। ठीक है, तो भगवान दास केला लिखते हैं कि राजपद का ऐश्वर्य काटू के मुकुट के समान है, जिसे सेवा भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है। मतलब राजा को सेवा भाव करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी स्लाइड जो है वो आपको मिल जाएंगी, जैसे नियमित रूप से मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लगातार मिलती रहेंगी, यही तरीका रहेगा अपना, एंड तक अपना यही चलेगा। स्लाइड बनेगी, समझाई जाएगी, वो स्लाइड आप तक पहुंचेगी, ऐसे कैसे आप तक पहुंच जाएगी जिससे आपको याद रखने में भी दिक्कत न हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब राजा के बारे में एक महत्वपूर्ण आखिरी और महत्वपूर्ण बात और है कि कौटिल्य का राज्य जो है वो कल्याणकारी होगा। मतलब राजा कल्याणकारी सोच लेगा तो राज्य कल्याणकारी होगा, तो राज्य कल्याणकारी होगा। कौटिल्य लिखता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। मतलब राजा का सुख किसमें है? जब प्रजा सुखी तो राजा सुखी। ठीक है, राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। ये बात किसने कही? कौटिल्य ने। अब ये किताबें तो हमारे को पढ़ाई नहीं जाती, हमारे को पढ़ाया जाता है अरस्तु प्लेटो। अब वो क्या मतलब है? क्या उस स्थिति में लोक कल्याण का राज्य बनेगा? हमारे देखो कौटिल्य ने क्या क्या सिखा दिया। देखो, राज्य की उत्पत्ति समझौता सिद्धांत से, आंगिक सिद्धांत उस राज्य का दे दिया,
इसके अलावा उसने कल्याणकारी राज्य बता दिया। मतलब राज्य में इतनी चीजें जोड़ दी, क्या माइंड था उस आदमी का। सारे सिद्धांत जो अलग अलग विचारकों ने, पाश्चात्य विचारकों ने दिए, वो सारे लेकर के एक अकेले व्यक्ति ने एक राज्य ऐसा बना दिया। अब उस राज्य को अगर हम फॉलो कर ले तो कहाँ दिक्कत है। वो तभी उसका वो राज्य बनाया हुआ, वो राज्य फिर अशोक के साम्राज्य के तहत चलते हुए कितने वर्षों तक यहाँ चला, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो एक श्रेष्ठ साम्राज्य, पूरा भारत एक कर दिया था उस समय। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार के विचारकों में दम था, और ये विचारक हम कभी डेवलप कर नहीं पाए, और भारतीय विचारकों को हम महत्व नहीं दे पाए। ये बड़ी शर्म की बात हमारे लिए है। अब देखते हैं अपन दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति, अमात्य। राजा के बाद दूसरा कौन था इंपॉर्टेंट? अमात्य। अमात्य यानी उसका महत्वपूर्ण मंत्री। अब क्या कौटिल्य अमात्य के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी, इन दोनों को अमात्य में शामिल करता है। अमात्य में दो चीजें आएंगी, कौन कौन आएगा? एक तो मंत्री और एक प्रशासनिक अधिकारी। दोनों को किस में शामिल करता है? वो अमात्य में शामिल करता है। दोनों शब्द कौटिल्य कहते हैं कि योग्य, निष्ठावान और काम, क्रोध, भय से मुक्त व्यक्ति को ही अमात्य नियुक्त करना चाहिए। अब वो जो ऐसा नहीं कि जो प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री जो है वो नियुक्त करते समय हम ऐसे ही नियुक्ति कर दें, नहीं। उसने कहा कि उसकी नियुक्ति करते समय बहुत सावधानी से नियुक्त होनी चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें? निष्ठावान हो, काम, क्रोध, भय, इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। मतलब इंटरव्यू होगा और वो इन चीज़ों के बेस होगा। पर्सन कितने याद है उस बेस पे नहीं होगा, रट्टा हुआ कितने रट रखे हैं उस बेस पे एग्जाम नहीं लगेगी। उसके गुण कैसे हैं उन बेसिस पे उसकी जो है उसका इंटरव्यू होकर के और फिर वो नौकरी लगेगा, यानी वो अमात्य बनेगा। कौटिल्य मंत्रियों की संख्या 7-8 निश्चित करता है। कौटिल्य अमात्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता और सहयोग के नहीं चल सकता। मतलब कि राजा को सहायता और सहयोग करने के लिए अमात्य चाहिए। जैसे गाड़ी को पहिए चाहिए ना, वैसे ही अमात्य चाहिए किसको? राजा को। ये बात किसने कही? ये बात कौटिल्य ने कही। आगे बात आती है जनपद की। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, तीसरा अंग, जनपद। अब जनपद की हम बात करें तो जनपद के संगठन में प्रशासन को कौटिल्य 4 भागों में बांटता है। मतलब जनपद को 4 भागों में बांट देता है। पूरे जनपद को, यानी जनपद यानी राज्य, जो पूरा राज्य है, पूरी जो जमीन है। जनपद, जनपद का मतलब क्या है? जनता का पद, यानी इसमें जनता भी काउंट हो गई, इसके अंदर भूभाग भी काउंट हो गया, सब काउंट हो गया। ठीक है ना। अब भूभाग और जनता दोनों मिल गई इसमें से, मान लो। ठीक, तो जनपद के संगठन में प्रशासन को कौटिल्य 4 भागों में बांटता है। सबसे पहले 800 गांवों के समूह को वो स्थानिक बोलता है। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख। एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया था प्रश्न, इसलिए शायद पिछली फर्स्ट ग्रेड में आया था, इनमें से पूछा था, शायद द्रोणमुख पूछा था। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते हैं, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, 800 गांवों के समूह को स्थानीय, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख, 200 गांवों के समूह को खारवटिक और 10 गांवों के समूह को संग्रहण। मतलब ऐसे याद रखना कि 10 गांव तो संग्रह कर लिया 10 गांवों से, तो फिर वहां पे 200 गांवों तक जाकर के उनको खारवटिक, यानी यहाँ बुरा लगना लगेगा लोगों को, और उसके बाद द्रोणमुख और स्थानिक। ये स्थानिक सबसे बड़ी इकाई थी यहाँ। ठीक है, तो 800 गांवों के ऊपर था ये। तो इस प्रकार से संग्रहण, खारवटिक, द्रोणमुख और स्थानिक, ये क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे, नीचे से ऊपर की तरफ और सबसे ऊपर स्थानिक, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये जो था वो किसके थे? ये जनपद के भाग थे। अब ये मौर्य काल के समय के थे, और इसलिए कौटिल्य ने उसी अनुपात में, उसी रूप में हमें बता दिया। कौटिल्य के अनुसार भूभाग सुरक्षित और उपजाऊ होना चाहिए। मतलब ये जनपद में किसको भी काउंट कर रहा है? भूभाग को भी और पब्लिक को भी। ठीक है, इन सबको काउंट कर रहा है। सुरक्षित और उपजाऊ होना चाहिए। जनता निष्ठावान और स्वाभिमान मेहनती होनी चाहिए। मतलब भूभाग भी और जनता भी, दोनों चीजें जब मिलेंगी तब क्या बनेगा? जन और पद। जनपद में 2 शब्द है, जन और पद। जन यानी पब्लिक और पद यानी भूभाग। इस प्रकार मिलाकर के जनपद की बात उसने कह दी। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व था ये। आगे हम देखें तो फिर आता है दुर्ग, जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग बताया था दुर्ग को, और वो दुर्ग 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? सबसे पहला जो दुर्ग होगा वो होगा औदिक दुर्ग, फिर पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। ठीक है, यानी ये जल दुर्ग हो गया, औदिक दुर्ग। फिर पर्वत में जो बने हुए दुर्ग थे वो धानवन दुर्ग, जो रेगिस्तान में या जो मिट्टी के अंदर बने हुए थे वो धानवन दुर्ग, और वन दुर्ग। इस प्रकार 4 प्रकार के दुर्ग उसने प्रमुख रूप से बताए थे। बहुत से विचारक अलग अलग प्रकार के कई बताते, लेकिन मुख्य रूप से कितने थे? 4 ही उसने बताए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कोस। अगला जो महत्वपूर्ण आता है, दुर्ग के बाद आता है कोस। और कोस की जब हम बात करें तो कौटिल्य राज्य का 5वां अंग किसे मानता है? कोस को बताता है। वह धर्म, अर्थ, काम, जो 3 चीजें होती है, धर्म, अर्थ और काम, उनमें से तीनों के ऊपर कंट्रोलर, यानी ये जो तीसरा है ना अर्थ,
इस अर्थ को इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। धर्म, अर्थ, काम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अर्थ। अर्थ को महत्वपूर्ण मानता है, धर्म और काम को अर्थ पर निर्भर मानता है। धर्म और काम कब कर सकते हो आप? जब पैसा हो, ठीक है। तो धर्म और काम दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? अर्थ पे डिपेंड करते हैं, मतलब कोष पे डिपेंड करते हैं। इसलिए राज्यों के अंदर कोष होना बहुत जरूरी है। अगली बात आती है सप्तांग सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण नोट की, और वो है कि कौटिल्य कर के लिए, अब पैसा जो कोष होगा वो किससे आएगा? टैक्स से। तो कर के लिए प्रजा से अनाज का 6वां, व्यापार का 10वां और पशुओं का 50वां भाग लेता है। ये फैक्ट याद रखना। जैसे भी बताया था ना, दोनों मुखर वो सामान्य, वो उनकी तरह ये भी याद रखने हैं। ये रटने की चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी याद, ठीक है ना। वो इनमें आपको कुछ भी मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साधारण बातें आसानी से रट लेंगे। जहां दिक्कत होगी वहां मैं जरूर ट्रिक ला के आपको याद करवा दूंगा। ये साधारण से 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, प्रजा के अनाज का 6वां, अनाज को छांटते हैं 6वां, व्यापार का 10वां, व्यापार में 10 का दम चाहिए। दूसरी, और पशुओं का व्यापार, पशु कम से कम 50 तो होनी चाहिए, ठीक है। तो पशुओं के व्यापार का 50वां भाग लेने, 50%, ठीक है ना, लेने की बात इसमें कही गई है, ठीक। अगली बात देख लेते हैं, सेना या दंड। ये महत्वपूर्ण पद है अगला, ठीक है। जो 7 अंग है उनमें से सेना या दंड जो है एक महत्वपूर्ण पद है। कौटिल्य सेना अथवा दंड को राज्य का 6वां अंग मानता है। अब ये देखो फिक्स है, ये 6वां है तो 6वां याद रखना है। इसको पूछेगा, वो क्रम है, बिल्कुल क्रम याद रखना। ये मैं बात कर देता हूँ स्पष्ट, इनके क्रम याद होने ही चाहिए आपको, ठीक। क्रम अच्छे से याद रखिएगा। तो 6वां अंग है कौन? सेना। सेना में 6वें लोग होने चाहिए, तो 6वां अंग। कौटिल्य का कहना है कि सेना में अधिकांश क्षत्रियों को लिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो किसको लिया जाना चाहिए कौटिल्य के अनुसार? क्षत्रिय को। जो युद्ध लड़ते हैं वो क्षत्रिय थे उस समय, और उनको लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर जब नहीं होना क्षत्रिय, तो फिर वैश्य और शूद्र को लिया जाना चाहिए। देखो, वैश्य और शूद्र की स्थिति बुरी नहीं थी, अच्छी थी, उसके बाद लिया जा सकता है। ब्राह्मणों की बुरी थी, ब्राह्मणों को लेते नहीं थे, ये कहते थे ब्राह्मण से युद्ध नहीं लड़ सकते, ठीक है। कौटिल्य हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना का उल्लेख करता है। कौन? कौटिल्य। कौटिल्य कहता है कि हाथी, अश्व, रथ और पैदल, ये सारी प्रकार की सेना होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है? हाथी सेना, ठीक है। वो हस्ती सेना को सबसे बढ़िया मानता है। सबसे श्रेष्ठ सेना कौन सी? उसके अकॉर्डिंग हस्ती सेना। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कौटिल्य कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वे सैनिकों को अच्छा वेतन दे और उनके परिवार की, भाई सेना और उनके परिवार की सुरक्षा करेंगे तभी तो सैनिक लड़ेंगे, ठीक है। तो सेना को सुविधा दो और उनके परिवार की सुरक्षा दो, ये जरूरी है, ठीक है। कौन कहता है? कौटिल्य। अगला आता है, अब आता है मित्र। मित्र की जब हम बात करें तो कौटिल्य राज्य का 7वां अंग, मित्र की 7वां और आखिरी अंग कौन सा है? मित्र। मित्र को बताता है कौटिल्य के अनुसार राजा ऐसे मित्र बनाए जो आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता कर सके। ऐसे नहीं कि जो है आवश्यकता पड़ने पर तो भाग जाए और वैसे सुविधाओं का आनंद करने के लिए राजा महाराजा उनके पास चारों तरफ घूमते फिरे, ऐसा मित्र नहीं होने चाहिए। और वंश परंपरागत और विश्वासी स्थायी मित्र होने चाहिए, परमानेंट, जैसे भारत और रूस, ठीक है ना। इस प्रकार परमानेंट मित्र होने चाहिए, स्थायी मित्र, ठीक है, परंपरागत और विश्वासी मित्र होने जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार 7 अंगों की बात जो है वो कौटिल्य कहता है। अब वो कहता है कि सप्तांग की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ विशेषताएं निकल करके सामने आती है। वो कौन सी है? इनमें अंगों का क्रम है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, मैं पहले कह देता हूँ, क्रम से याद रखना। अर्थात राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसके बाद में बाद वाले महत्वपूर्ण है। कौन से किस क्रम पे है ये आप सबको याद रखना है, ठीक है। जो भी चीजें फैक्चुअल है उनको याद करनी ही है, समझाने का मैंने समझा दिया है। अंग अंतर निर्भर हैं, पूरे के पूरे 7 एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहला आएगा तभी दूसरा आएगा। 7 अंग एक दूसरे पर निर्भर है, 7 अंगों का महत्व है। सबका महत्व बराबर है, बराबर नहीं, लेकिन ध्यान रखें सबका महत्व है लेकिन बराबर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे है। आंगिक एकता अर्थात 7 अंग शरीर की भांति एक दूसरे जुड़े हुए, जैसे शरीर के अंग होते हैं। अब सब में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कम महत्वपूर्ण होता है। अब होते सब महत्वपूर्ण है लेकिन शरीर के अंगों में कोई ज्यादा और कोई कम महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही राज्य के अंदर ये जो 7 अंग हमने पढ़े हैं वो सब महत्वपूर्ण है लेकिन कोई ज्यादा और कोई कम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो है ये अपना पहला सिद्धांत पे कंप्लीट हुआ। कौटिल्य की सामान्य जानकारी और सप्तांग सिद्धांत ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोशिश करूंगा स्पीडली अब चलेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा स्पीड लेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक है तो हो सकता है 1 या 2 वीडियो तक भी लाने का प्रयास मैं करूंगा, समय जितना मिलेगा। बाकी ये चिंता मत करना, कोर्स होगा नहीं, कोर्स पूरा कराएंगे आराम से, एग्जाम तक हो जाएगा। एग्जाम से पहले तो मैं कह रहा हूँ लगभग आपको इतना तैयार कर दूंगा मैं, तो मेरी इच्छा तो ऐसी है कि आपको हर प्रश्न के लिए तैयार कर दूँ, ठीक है ना। तो मैटर तो पूरे करवाएं फटाफट, उसके बाद में अपन क्वेश्चन कराएंगे जज के। और जो क्वेश्चन होंगे ना वो क्वेश्चन यूट्यूब पे भी कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे, जज के कराएंगे। तो उनसे क्या होगा कि पूरी मजबूती आप में क्रिएट होगी।
और एक कमेंट और करके मुझे बताना कि मेरा विचार है यूजीसी नेट के लिए यूट्यूब पे पढ़ाना, ठीक है ना। तो वहाँ उसकी आप जो है कितने समर्थन में, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बढ़िया लाभ मिले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं वहाँ करवाना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि थ्योरी चलती रहे और ऑब्जेक्टिव वहाँ चलते रहे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिन भी बड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है और मौसम भी ठीक रहता है। जैसे कल तो खराब था, आज ठीक था मौसम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर आगे जा करके जब, क्योंकि गर्मियों में तो सीधे खुले रहेंगे मौसम, तो ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि मौसम का यहाँ बड़ा इफेक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाते समय मौसम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइटें फैले यहाँ, सूर्य की रोशनी जो है वही कारगर होती है। आज आपके सामने जो साफ दिख रहा होगा, कल शायद नहीं दिख रहा था, परसों शायद नहीं दिख रहा था। तो ये पूरी लाइटिंग पे निर्भर करता है, और चूंकि गर्मियों में लाइटिंग अच्छी रहेगी तो अपन जितना हो सके उतने ज़्यादा वीडियोस बना करके कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।